अल्हड़ इंजीनियर को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। द अल्हड़ इंजीनियर की प्रस्तुति सामाजिक मुद्दों पर बात करने और नई विचारधाराओं को साझा करने ला रहे हैं बस यूं ही दिव्य प्रकाश के साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि भारत इस समय कई तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है और इस समय कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इस पेंडेमिक के चलते कई लोगों की नौकरियां चली जा चुकी हैं। अब शायद वो जल्द ही नौकरी फिर से पा जाएं, क्योंकि अब नई नई जगह भर्तियां निकल रही हैं और कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जिसके चलते कि खूब फसलों का नुकसान हुआ है, जिसके चलते आने वाले समय में आर्थिक नुकसान भी कुछ होगा, पक्का है। उसके अलावा हमने देखा कि अभी एक न्यूज़ जो कई दिन से चल रही है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहा था, उस पर सीबीआई की जांच आ गई है। तो इस तरह की कई न्यूज़ें चल रही हैं। तो ये तो मतलब जो अभी करंट टॉपिक हैं वो हैं जो कि आप हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह पे देख रहे हैं, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। आज का जो मेरा मुद्दा है वो एक्चुअली दो धाराओं को लेके है। दो भारतीय आईपीसी की जो दो धारा हैं उस पर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो दोनों धारा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट भी करती हैं। इसमें एक है 498A आईपीसी की, दूसरी है 304B। तो अब मैं विस्तार से आता हूँ, मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म ना यूज़ करके एकदम लेमैन पे आता हूँ कि ये क्या है, आखिर क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो पहला टॉपिक है, पहली चीज़ है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 304B से। 304B आईपीसी की धारा के अंतर्गत बनाया गया जो जो भी मृत्यु होती है डाउरी के चलते, दहेज के चलते जो भी मृत्यु होती है, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। तो जो भी लड़की अगर अब किसी तरह से प्रताड़ित होती है, उसे मृत्यु की तरफ ढकेला जाता है, मानसिक प्रताड़ना की तरफ ढकेला जाता है, शारीरिक प्रताड़ना उसे दी जाती है, तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंस होगा 304B के चलते। तो आइए आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं इस विषय पे कि आखिर ये दहेज का प्रथा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। तो मध्यांतर समय में भारत के, जो कि पढ़ा जा सकता है कई जगह, कि एक ऐसा चलन शुरू हुआ कि प्रेम कहिए उसे या एक सिक्योरिटी कहिए, सुरक्षा के लिए माता पिता जब बेटी की शादी होती थी तो उसे कुछ पैसे या कुछ सामान दिया करते थे, ताकि आने वाले भविष्य में उसे उन चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशानियां ना उठानी पड़े। अगर उनके पति, मतलब पहले के ज़माने में आप भी जानते हैं कि बहुत अर्ली एज में शादी हो जाया करती थी, तो माता पिता दिया करते थे कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े जब शादी हो जाए, तो वो अपनी कुछ चीज़ों को लेके मतलब सुरक्षित रहे। फिर समय बढ़ता गया, लालच इंसान का ऐसा चीज है जो उस पर हमेशा हावी हो जाता है। लालच के आगे सब विवश हो जाते हैं, चाहे वो सत्ता का लालच हो, चाहे वो स्त्री का लालच हो। ये तो आप देख सकते हैं रामायण महाभारत में भी। तो लालच के आगे इंसान हमेशा विवश हो जाता है। तो उसी लालच के चलते फिर ये एक कंपटीशन की तरह देखा जाने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये कंपटीशन की तरह हो गया कि नहीं, अगर अगले को इतना मिल रहा है और उसकी जो सामाजिक इज्जत है वो हमसे कम है, ऐसा अगर कोई सोचता है किसी और के बारे में, तो वो सोचता था कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं इससे ज्यादा लूंगा। तो ये दिखाने का भी एक रीजन हो गया कि हम तो इतना पाए, मतलब हमारा स्टेटस यहाँ है। और यहीं से मनुष्य की कुबुद्धि के चलते ये एक प्रथा में बदल गया। और जो सबसे ज्यादा बढ़ा ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में, उस समय एक तरह से मैंडेटरी चीज हो गई कि लेना ही लेना है। मतलब काफी जगह पे तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि नहीं लेते थे। तो कई जगह फिर ये परिस्थितियां इस तरह से और आगे बढ़ी कि ये इंस्टॉलमेंट किस्तों टाइप में हो गया ये, कि चलिए हम अभी आपको इतना दे दे रहे हैं, अगली फसल कटेगी या अगला ये चीज आएगा पैसा हमारे पास, तो हम आपको ये चीजें और खरीद के दे देंगे 6 महीना में। और अगर वो सक्षम नहीं हो पाते थे उसको 6 महीना में देने में, या निर्धारित समय जो उनका तय होता था लड़के वालों से देने में, तो बहुत सारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी या दी जाती है अभी भी कई जगह स्त्रियों को। तो वो बेचारी बच्चियां, लड़कियां
जो शादी होके आती हैं वो ये सब प्रताड़ना झेलती हैं और टूट जाती हैं, तो कई बार वो खुद सुसाइड कर लेती हैं या उनको मार दिया जाता है। वो मानसिक रूप से मतलब काफ़ी हिल जाती हैं कि वो अपने जैसे पहले रहती थी हंसते खेलते, वो नहीं रह पाती हैं। और भी कई तरह की इसमें क्लॉजेज हैं जो कि ऐड हैं। तो ये होता है। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये है कि किस ईयर में कितनी मौतें हुई दहेज के चलते। ये सारे रिकॉर्ड हैं 2010 से लेके 2018 तक के, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस समय। तो कानून जो 304 304 बी है उसके तहत क्या है कि आपको मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगी। मिनिमम जो आपको सजा होगी इम्प्रिजनमेंट होगी वो 7 ईयर की होगी, और मैक्सिमम जो होगी वो उम्र कैद होगी, फॉर लाइफ टाइम सेंटेंस होगा। पर आखिर क्या ये व्यवस्थाएं या ये जो कानून बनाया गया ये कामगर सिद्ध हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? हमको इस पे भी चर्चा करनी चाहिए, हमें इसे भी देखना चाहिए। तो इसमें कई फैक्टर सामने आते हैं। जब हम देखने जाते हैं, जब हम इसको थोड़ा रिसर्च करना शुरू करते हैं या हम अपने सामाजिक गलियारों से जब गुजरते हैं ये देखते हुए, तो कई फैक्टर सामने आते हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला फैक्टर ये सामने आया कि जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था, वो कर रहा था, देख रहा था, कई परिवार ऐसे हैं जिसमें कि भाई बहन दोनों हैं। तो अगर इंसान बहन की शादी में दे रहा है, मतलब अपनी लड़की की शादी में वो डॉरी दे रहा है, तो वो वही बात कह के कि मैंने तो अपनी बेटी की शादी में सपोज एक कोई भी अमाउंट आप ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 20 लाख ले लीजिए, कि फला फला रुपए दिए थे, तो मेरा लड़का तो मेरे दामाद के मुकाबले ज़्यादा ऊपर है, तो मैं इसकी शादी में इससे ज़्यादा ही लूंगा। तो ये एक मानसिकता है। तो मतलब जब वो आदमी दे रहा था दहेज, उस समय भी उसको इस चीज़ का मलाल नहीं था कि मतलब मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले से एक प्लान लेके, अल्टरनेटिव प्लान लेके चल रहा था। एक उसका पहले से था कि मैं अपने बेटे की शादी में तो इससे ज़्यादा मांगूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सोच, इस केस में आप कैसे बोलेंगे कि लड़के वाले ही सिर्फ गलत है? यहाँ पे लड़की वाला भी गलत है, क्योंकि वो भी इस चीज़ को प्रोत्साहन दे रहा है। फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब शादी खोजा जाता है तो उस समय इंसान की जो साइकोलॉजी है, मतलब एक तरह से कहिए मोस्टली देखा जाता है लड़के के ऊपर, कि लड़के की जो साइकोलॉजी है उसको तवज्जो ना देके, उसका क्या चरित्र रहा है उसको तवज्जो ना देके, पहली तवज्जो दी जाती है कि वो कमाता कितना है। देखिए कंपटीशन का ज़माना है, फाइनेंशियल जो आपकी सिक्योरिटी वो ज़रूरी है, मतलब आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। पर क्या आर्थिक सुरक्षा ही हर चीज़ है? क्योंकि एक चीज़ पहला यही आ जाता है कई जगह कि फले की कमाई इतने से तो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप आर्थिक सुरक्षा देख रहे हैं, पर उतने से ऊपर हो, ये मैं अरेंज मैरिज के केसेस में बात कर रहा हूँ कि अगर ये इतने से ऊपर है उसकी कमाई और आप बात कर रहे हो, तो आप मतलब कई बार तो अरसे लग जाते हैं लोगों को जानने में, और कई बार 3-4 महीने में आप जान जाते हैं। तो आप सीधा पहला चीज़ वही देख के जा रहे हैं। तो आप, मैं ये सोचता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ी साइकोलॉजिकल नॉलेज आपको रखने की ज़रूरत है कि आप थोड़ी साइकी समझ सकें लोगों की बात करने से, उनका चरित्र कैसा है, तब आप आगे को बढ़ें कि आगे आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ इसी के सब पार्ट में मैं कहूँ तो ये भी गलत है कि आप किसी को सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति से देखें। आप उसकी सामाजिक स्थिति भी देखिए, आप उसकी व्यवहारिक स्थिति भी देखिए, आप सब कुछ देखिए, तब आप आगे बढ़िए। तो ये भी कई जगह मैंने देखा। तो कई लड़के मैंने ऐसे भी देखे जो कि ऐसे रहते हैं कि भाई पहले तो मैं ये लेने के, दहेज लेने के खिलाफ था ही, पर जब मुझसे मेरी इनकम पूछी जाने लगी, मुझसे बार बार ये हो कि मुझे रिजेक्ट होने लगा, तो मैंने सोच लिया कि जब मैं कमाऊंगा तो मैं क्यों ना लूंगा, मुझे भी अगले का चरित्र क्या 3 महीने में पता चल रहा है। तो एक साइकी जनरेट हो रही है, ये एक चेन टाइप का है जो कि चेन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये कहीं तो ब्रेक होने की जरूरत है, ये दोनों तरफ से होना पड़ेगा, ये एक तरफ से नहीं हो सकता। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा सामने आता है कि हम कैसे रोकें। अब तीसरी चीज आती है
एजुकेशन पे, कि एजुकेशन में क्या है और रियलिटी में क्या है। अब एक मसला मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कई लोगों के घर में कई जगह मैंने देखा और कई बार मैंने ये बातें भी बोली कई लोगों से, कि जब आप कोई टीवी सीरियल या आप कोई मूवी देखते हो तो आप देखते हो कि जब उसमें कोई विलन आता है, वो कुछ गलत काम करता है, तो लोग उसको खूब गाली देते हैं कि ऐसा कर रहा है, हीरो हीरोइन को अलग कर दे रहा है, या ये किरदार जो है इनको अलग कर दे रहा है, ये लोगों को परेशान कर रहा है। पर वही लोग जब सिनेमा हॉल के बाहर आते हैं या टीवी अपना बंद करते हैं, अगर घर पे देख रहे हैं, तो वो लोग वही काम कर रहे होते हैं अनजाने में कि जिस चीज़ से वो चिढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे बात आ जाती है आपके कास्ट की, आपके रिलीजन की, इन सब चीज़ों की। तो या तो अगर आपको वो दर्द हो रहा है देख के उतना, तो आप जब टीवी में देख रहे हो तो उस समय तारीफ करो, या तो फिर आप उस चीज़ की बुराई कर रहे हो तो हर जगह करो, आप वहाँ भी करो, आप बाहर भी करो। आप उस समय ये मत कहो कि नहीं भैया वहाँ देखने के लिए तो ये ठीक है, पर अपने यहाँ तो हम भी ये चीज़ नहीं होने देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइकिक होती है। क्यों? क्योंकि जमाना क्या कहेगा, कौन है जमाना, क्या है जमाना, इस पे तो बहस करने जाओ तो बहुत बड़ी बहस चल जाएगी और ये वीडियो शायद कभी खत्म ही ना हो। तो एक ये भी एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, एजुकेशन एंड रियलिटी। एजुकेशन होना जरूरी है, पर उसके साथ साथ रियलिटी होना, रियलिटी चेक होना, तथ्यों को समझना, सिचुएशन को समझना, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि आपका आचरण कैसा है उसका बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो स्कूल में वो सीख के आ रहा है, आप लाख रुपए पर महीने वाले स्कूल में करवा दो उसका एडमिशन, वो जाएगा, वहां से आएगा, फिर वो देखेगा कि ठीक है वहां तो हो रहा है, हम वहाँ ये सीखे, फिर वो आपको बोलेगा कि आप ये करो गलत करो, तो डांट खा जाएगा। तो खुद सोच लेगा कि नहीं ये सब बकवास है वहाँ जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि अंत में तो समाज यही है, इन्हीं लोगों के बीच में जीना है, इन्हीं से सोना उठना बैठना, तो कौन इनसे अपना पंगा ले, कौन हेडेक ले रोज रोज का, कि सही समझाने दो गाली खाओ। तो उसमें कई बार साइकी बदलती है लोगों की, तो उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। सो आईपीसी की धारा 498 क्या कहती है कि किसी भी महिला का पति या उसके पति के रिलेटिव या जान पहचान के लोग अगर उसके साथ किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करते हैं तो उन्हें कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है, और जो कि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। पर इसके अफेक्ट क्या है? एक चीज बहुत ज्यादा इग्नोर की जाती है हमारे देश में, और वो है मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पुरुषों का। ये बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। एक डायलॉग बन गया, एक पिक्चर आई थी मर्द, उससे एक डायलॉग फेमस हो गया था, मर्द को दर्द नहीं होता, तो उसके बाद से एक ऐसा मतलब चलचित्र और ऐसा एक मतलब इमेज और वो सब बन गया कि नहीं, मतलब एक सीन बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि हाँ इंसान है, और लोग गलत अपने आप को प्रूव करने पड़े कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मुझको इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होऊंगा। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि मतलब आप शायद कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा कि 6.7% पुरुष हैं, शादीशुदा पुरुष, जो हर साल सुसाइड करते हैं, एंड 3.7% महिलाएं हैं, मतलब पुरुष उनसे ज़्यादा हैं। लगभग 2013 का एक रिपोर्ट मैंने देखा, उसमें 60,000 पुरुषों ने सुसाइड किया है 2012 में, आई थिंक। तो अगर आप इस पे थोड़ा भी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इंडिया में शादीशुदा जो पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अब इसके अगर आप रूट कॉज में जाना चाहें तो क्या होता है, कई जगह डिमांड या एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है अपने पति से कई लोगों की, कि फिर वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, घर की क्या स्थिति है, और वो खुद अपने घर के माहौल को और अपनी जीवन को इतना ज़्यादा नष्ट करते जाते हैं क्षण क्षण करके, और हर क्षण में हर पल में, और तिल तिल करके वो अपना जीवन खुद खराब करते जाते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जिसके साथ वो जीवन जी रहे हैं, जो उनका हमसफर है, वही नहीं रह रहा है दुनिया में। ऐसा बहुत केसों में देखा गया है। तो इसमें क्या होता है, 498A का दुरुपयोग होता है कि एक धमकी सी दी जाती है कि अगर तुम मेरी ये डिमांड नहीं पूरी करोगे तो मैं तुम पे इस चीज़ का केस कर दूंगी। वो और भी कई तरह की चीज़ें हैं कि अगर मुझे यहाँ नहीं, इवन कई केस तो आप ऐसा पढ़ लेंगे कि मुझे यहाँ नहीं घुमाने ले गए या ये कार नहीं ला के दिया तो मैं तुम पे ये केस कर दूंगी, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का। और कई जगह तो ऐसे भी केस सामने आते हैं जहाँ पे झूठे रेप केस, झूठे वो लगाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है
डाउरी तो एक चुनौती है ही जिसको ख़त्म करना है, पर ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि एकदम नज़र में नहीं है। कम से कम दहेज का मामला भारत के नज़र में है, पर ये मामला बिल्कुल भी नज़र में नहीं है। इस पे लोग ध्यान ही नहीं देते। और वो जो मैंने पहले आपसे कुछ देर पहले कहा कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो वो जो विचार है वो इतना ज़्यादा घर करके बैठा है लोगों के दिमाग में कि वो यही सोच के बैठे हैं। कई लोग तो इस शर्म में नहीं बाहर आते, खुल के इस शर्म में नहीं रोते हैं कि अगर मैं रो दिया तो मुझे लोग कहेंगे कि कैसा मर्द है ये रो रहा है। तो इस विचार को भी बदलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पुरुष भी इंसान है, उनको भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं और उनको भी पीड़ा होती है। आपको कोई हक नहीं है किसी को सिर्फ अपनी डिमांड के लिए इस तरह से धक्का देने का कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये भी गलत है। तो अब जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें खुलकर बोलिए उस व्यक्ति से, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है या जो प्रॉब्लम में है, उससे बात करिए, उसकी हेल्प जिस तरह से कर सकते हैं करिए। एक दूसरे के साथ मिल के रहिए, किसी का मजाक बनाने की बजाय। जैसे कई बार क्या होता है, कई केसों में मैंने देखा कि कोई लव मैरिज कर रहा है, बाद में उनका पार्टनर उस तरह का नहीं निकल रहा जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनके झगड़े हो रहे हैं, उनकी लड़ाई हो रही है, तो उसमें लोग आनंद ले रहे हैं कि और जाके करें और ये करें तो अपने से चूज किए थे अब मरें। ये भी गलत है। तो इस तरह का आपको कहीं भी कुछ दिख रहा है तो आप उसको रोकिए। एक सामाजिक स्तर जो बनना चाहिए वो बना के रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और प्लीज़ इन सब चीज़ों पे थोड़ा और गौर करिए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और या सॉरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।